أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कमोडिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कमोडिटीज़ होती क्या है? ये अगर हम कोई चीज़ ख़रीदें तो वो हो जाती है प्राइमरी कमोडिटी। अब वो चीज़ के साथ कोई चीज़ है वो हो जाती है सेकेंडरी कमोडिटी। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनमें तो खैर इन चीज़ों का मसला नहीं होता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, ख़ास तौर से जैसे घर है, ज़मीन है, खेत है, तो इन चीज़ों में जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी कमोडिटीज़ के मसले आ सकते हैं या फिर आते भी हैं। हमारी शरीयत इतनी जो है कंप्लीट है कि हर चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब प्राइमरी कमोडिटी और सेकेंडरी कमोडिटी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कोई ज़मीन ख़रीदी, ठीक है, तो वो क्या हो गई? प्राइमरी कमोडिटी हो गई। अब ज़मीन के ऊपर जितने झाड़ लगे हुए, दरख्त लगे हुए हैं, वो हो गई सेकेंडरी कमोडिटीज़। समझ आई? और सिर्फ झाड़ और दरख्त नहीं, जैसे ज़मीन आपने ख़रीदी तो उस पे शायद बाउंड्री बनी है या रूम बना है या घर बना है या फिर उसमें कुछ टॉयलेट्स बने हैं या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया हुआ है या कोई और चीज़ जो है उसके ऊपर है, तो ये हो गई सेकेंडरी कमोडिटीज़ और प्राइमरी हुई ज़मीन या लैंड। सिमिलरली झाड़ ख़रीदते हैं तो फिर उसके ऊपर लगा हुआ जो फल होता है वो सेकेंडरी कमोडिटी होता है और जो झाड़ होता है या दरख्त होता है वो प्राइमरी कमोडिटी है। तो कोई भी चीज़ एसेट्स जब बेच देते हैं तो बायर की है और जो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है वो सेलर की है। इनकी रूलिंग्स की नॉलेज होना, इसका इल्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना आपस में झगड़े हो सकते हैं, दुश्मनी हो सकती है। इस्लाम में हर चीज़ को वाज़े तौर से बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है ताकि हम अपनी सोसाइटी में बहुत मिलजुल कर रहे और कोई परेशानी ना हो। लेकिन शर्त है कि हम उनको सही तरीक़े से मालूम करें और सही तरीक़े से शरीयत के रूल्स को अप्लाई करें। कोई चीज़ जब हम बेचते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैटर है ये सेकेंडरी कमोडिटीज़ या ऑक्सिलरी और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, और इसके अलावा पर कुछ जो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉलेशंस होते हैं। उसके अलावा पे ये ऑक्सिलरी आइटम्स, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स या सेकेंडरी कमोडिटीज़ और इंस्टॉलेशंस के अलावा पर एक और चीज़ है सोल्ड आइटम्स की कंटिन्यूस ग्रोथ। जैसे क्रॉप्स है वो बढ़ते हैं, झाड़ है उसके ऊपर फल लगते रहते हैं। तो अब इसमें जो है इनके अहकामात क्या है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। घर अगर हम बेच रहे हैं तो घर में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? जैसे छत है या रूफ़ है, फाउंडेशंस है, अंदर के जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया हुआ आयरन है, विंडोज़, खिड़कियाँ, वाटर टैंक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, पाइप्स, ड्रेनेज, लिफ्ट, और उसके साथ साथ अगर घर में कोई झाड़, ट्रीज़, प्लांट्स, शेड्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो घर के साथ अटैच्ड है, जो निकाली नहीं जा सकती है या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
तो फिर ये किसकी होगी? ये बायर की होगी, जो घर ख़रीदता है उसकी होगी। लेकिन जो डिटैचेबल चीज़ें हैं, जो घर से अलग की जा सकती है, जैसे लकड़ी है, रस्सी है, या फिर बर्तन है, फर्नीचर है, सामान जो घर का हिस्सा नहीं, वो घर के साथ नहीं बिकता है और वो सेलर की होगी। समझ आई बात? तो अगर जैसे हम ज़मीन बेच रहे हैं तो उसमें जो झाड़ है, रूम्स है, बिल्डिंग्स है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, वो बायर की होगी। लेकिन जो डिटैचेबल चीज़ें हैं, जैसे उसमें कोई गाड़ी है या उसमें कोई फर्नीचर है, तो फिर वो किसकी होगी? वो सेलर की होगी। बायर उस पर हक नहीं जता सकते हैं। गार्डन है, बाग है, तो फिर उस पूरी ज़मीन, बिल्डिंग अगर कोई कंस्ट्रक्ट की हुई है और बाउंड्री, ये भी बायर की होगी। अब कोई ज़मीन है, इसमें अगर कोई झाड़ लगे हुए हैं जो वन टाइम हार्वेस्ट के हैं, जैसे राइस है, वीट है, तो ये सेलर की है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं होंगी, क्योंकि सेलर ने इस पर मेहनत की थी। समझ आई बात? अगर कोई क्रॉप जो वन टाइम हार्वेस्ट का है, तो फिर वो ज़मीन के साथ नहीं बिकता, वो सेलर का है, क्योंकि सेलर ने इस पर मेहनत की है। फ्रीक्वेंटली कट होने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे घास है, ग्रास है, या फिर कुकुम्बर के जो है झाड़ है, तो ये बायर के होंगे एज दे आर अटैच्ड टू लैंड। समझ आई बात? वन टाइम हार्वेस्ट के जो क्रॉप्स है वो सेलर के होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली कट करने वाली जो झाड़, दरख्त या बेल वगैरह है, वो बायर के होंगे। हाँ, अगर कोई कंडीशन बेचते वक्त लगाए तो फिर वो कंडीशन पर कायम रहेंगे। जैसे वन टाइम हार्वेस्ट के क्रॉप्स भी अगर बेचते हुए कंडीशन बायर या सेलर लगाए कि वो बायर के है, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिकेंगे। पॉलिनेटेड डेट पाम्स सेल किए तो डेट्स सेलर के हैं, यानी आफ्टर पॉलिनेशन अगर खजूर के दरख्त बेचे गए या फिर ज़मीन बेची गई, तो फिर आफ्टर पॉलिनेशन जो है वो बायर के होंगे। बुखारी की हदीस है, जिसने ताबीर यानी पॉलिनेशन के बाद खजूर के दरख्त को बेचा तो इसके फल बेचने वाले का होगा, इल्ला ये कि ख़रीदने वाले ने इसकी शर्त रखी हो। यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर झाड़ के साथ बायर ने शर्त रखी है कि पॉलिनेशन हो चुका है लेकिन फ्रूट्स मेरे हैं, और सेलर इस पर अग्री कर गया, तो फिर वो बायर के होंगे। अदरवाइज़ आफ्टर पॉलिनेशन जो फ्रूट्स होते हैं वो किसके होते हैं? वो सेलर के होते हैं। सिमिलरली ग्रेप्स है, मलबरी है, अनार है, या कोई भी फ्रूट है जो नज़र आने के बाद जो है अगर उसके दरख्त बेचे जाए तो फिर वो सेलर के ही है। जो भी पॉलिनेशन से पहले बेचा जाए वो बायर का है, यानी दरख्त बेच दिए, पॉलिनेशन बाद में हुआ, तो फिर वो बायर का होगा। सुभान अल्लाह, कितनी परफेक्ट शरीयत है। इसलिए जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो शरीयत में क्या हुक्म है वो हमें देखना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 59 में, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह, अगर कोई चीज़ में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो फिर उसको किस तरफ फेरना है? उसका सल्यूशन अल्लाह ताला की तरफ, यानी कुरान में देखना है, व रसूली, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ हमको इसका यानी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इख्तलाफ हो तो उसका सल्यूशन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना है, यानी सुन्नत में देखना है। और आगे इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाए, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, तो फिर तुमको क्या करना चाहिए? हर मसले का सल्यूशन और हर झगड़े का सल्यूशन कुरान और सुन्नत में देखना है। अच्छा, लेट्स स्पीक अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स को राइप होने से
पहले यानी पकने से पहले बेचने से मना किया गया है। फ्रूट्स को पकने से पहले बेचने से मना किया गया है, यानी यूजुअली मार्केट में तो पकने के बाद ही फ्रूट्स आते हैं। यहाँ पर पकने से पहले बेचने से मुराद जैसे फ्रूट्स पूरे फल पक जाते हैं तो फिर यूजुअली क्या होता है कि वो ज़मीन का या जो खेत के फ्रूट्स के खेत का जो मालिक होता है वो क्या करता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरा खेत जो है बेच देता है, ना पूरे खेत के फल बेच देता है कि अब जितने भी फल है वो तुम्हारे। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो फल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो यूजुअली खेत वाले नहीं करते, इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया जाता है। तो फलों को पकने से पहले बेचना यानी ये कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचना, या फिर ये जो बीच के लोग होते हैं जो फल तोड़कर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में बेचते हैं, उनको फल दरख्त पर पकने से पहले बेचने से मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना किया है। अच्छा, यहाँ पे पकने से पहले से का मतलब होता है फिट फॉर ईटिंग, यानी हर फल का फिट फॉर ईटिंग जो है वो अलग होता है। जैसे आम है, ठीक है, आम अगर पकने से पहले नहीं बेचेंगे तो फिर कैरी कैसे मिलेगी। तो फिट फॉर पकने से पहले से मुराद होता है फिट फॉर ईटिंग, यानी आम जैसे कैरी फिट फॉर ईटिंग। एक स्टेज होता है व्हेन इट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग, तो व्हेन इट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग उसको नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। व्हेन इट्स सो राइप, वो इतनी पक गई है कि इट इज़ फिट फॉर ईटिंग, देन जो है उसको बेचा जा सकता है। उसी तरह खजूर है, खजूर में भी एक स्टेज होता है जो बिल्कुल पूरे पके हुए होते हैं, लेकिन एक कच्चा स्टेज भी होता है जो फिट फॉर ईटिंग होता है। तो व्हेन द फ्रूट इज़ रेडी एंड इज़ फिट फॉर ईटिंग देन इट कैन बी सोल्ड। और फसल जब तक जो है तैयार नहीं होती, जब तक फुली ग्रो नहीं होती, तो फिर इसको बेचना नहीं है। इसकी हदीस आती है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त पर लगी खजूर की बै यानी ख़रीदो फ़रोख्त से मना फरमाया है, इल्ला ये कि वो बड़ी हो जाए यानी पक जाए, राइप हो जाए। और गंदम वग़ैरह की बालियों की बै से यानी ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है, इल्ला ये कि वो सफ़ेद हो जाए और उन पर आफत आने का ख़तरा ना हो। इस बारे में आपने ख़रीदने और बेचने वालों को दोनों को मना किया है। आफत का ख़तरा ना हो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेचने और ख़रीदने से इसलिए मना किया है क्योंकि पकने से पहले फसल को कीड़ लग सकता है, कोई जो है और परेशानी होकर जो है वो फुली ग्रो नहीं होकर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिट फॉर ईटिंग जब तक नहीं होती जब तक उसकी ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में हुकूक़ का ख़याल रखा गया है और धोखे से मना किया गया है। कोई ख़ुद सेफ़ साइड होने के लिए क्या कर सकता है, पकने से पहले फल बेच सकता है या फसल बेचकर ख़ुद सेफ़ हो सकता है और दूसरों को नुकसान में डाल सकता है, लेकिन हमारी शरीयत इस तरह दूसरों को नुकसान में डालने से मना किया है। इससे ये भी साबित होता है कि बेचने ख़रीदने वाले दोनों को मना किया गया है, तो अपने माल को ख़तरे में डालो भी मत ऐसी चीज़ें ख़रीद के, और अपना माल सेव करके दूसरों को नुकसान में भी मत डालो। अब ये फ्रूट्स को जो बेचने की बात है, ये फ्रूट्स अगर प्राइमरी प्रोडक्ट है तो है, लेकिन अगर फ्रूट सेकेंडरी प्रोडक्ट है यानी दरख्त बेच रहे हैं, फ्रूट नहीं बेच रहे हैं, तो अनराइप फ्रूट भी बेचना जायज़ है। हदीस में अंटिल द कंडीशन इज़ नोन का मतलब फिट फॉर ईटिंग है, और हर फ्रूट का जैसे मैं आप बताई डिफरेंट है। जैसा इमली है, कच्ची इमली भी जो है खाई जा सकती है, तो फिर इट शुड बी फिट फॉर ईटिंग। लेकिन ट्रीज़ के साथ जो है अनराइप फ्रूट भी बेचे जा सकते हैं, और कुछ झाड़ जो है जो एनिमल फॉडर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो फिर वैसे भी जो है बेचे जा सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। Now coming to a new topic, बै-अस-सलम। मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र की थी आपको, बै-अस-सलम का। What is बै-अस-सलम? बै-अस-सलम यानी एडवांस पेमेंट के ऊपर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी हमने कोई सेल या डीलिंग कब कंप्लीट होती है और उसका क्या प्रोसीजर है, ये हमने देखा था। हमने क्या देखा था
कि आप कोई चीज़ जो है ऑफ़र कर रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर दोनों जो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों सेटिस्फाई होने के बाद पेमेंट होता है, पेमेंट रिसीव होता है, पेमेंट उधर से जो है अदा होता है, उधर से रिसीव होता है, और उसके बाद ये पोजेशन में चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है बायर अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है, तो फिर उसके बाद जो है क्या होता है, एक सेल कंप्लीट होता है, राइट। अब पेमेंट क्या है? अच्छा, इसमें हम एक चीज़ लिए थे इंस्टॉलमेंट्स में, जो पेमेंट बाद में होती है लेकिन पोजेशन जो है पहले होता है। लेकिन बे-अस्सलम ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में कि हम अभी तक ये पढ़े थे कि पोजेशन में जब तक कोई चीज़ हम नहीं ले लेते हैं वो चीज़ बेची नहीं जा सकती है। यानी सेलर, हम अब तक ये पढ़े थे कि सेलर को कोई चीज़ बेचने का हक़ तभी है जब सेलर के पास वो चीज़ पूरी की पूरी पोजेशन में आ जाती है, पूरी की पूरी उसके इख्तियार और कब्ज़े में आ जाती है। लेकिन बे-अस्सलम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सेलर कोई चीज़ जब बेच रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ बेच रहा है जो उसकी पोजेशन में नहीं है, जो उसके कब्ज़े में नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। यानी कोई चीज़ आपके पोजेशन में होने से पहले, आपके पास होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन विद सर्टन कंडीशंस। अब उसकी कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। पहले इसकी ज़रूरत क्या है वो हम देखते हैं। यानी पेमेंट अपैसलम क्या है, पेमेंट आप ले लिए, डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी इसकी डिले हुई। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इसको उलमा ने इस तरह से डिफ़ाइन किया है। किस तरह से डिफ़ाइन किया है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये मजलिस अख्त यानी कॉन्ट्रैक्ट की सिटिंग में नक़द अदा करदा रकम के इवज़, नक़द अदा करदा यानी जिसकी पेमेंट हो चुकी है, रकम यानी वो अमाउंट के इवज़ एक ऐसी चीज़ पर अक़द है, यानी एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी गुड या एक ऐसी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके औसाफ तय है, यानी जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसके जो है स्पेसिफिकेशंस, जिसके जो है डिटेल्स क्या है, पहले से दोनों ने क्या किए, तय कर लिए है, बेचने वाले के ज़िम्मे है। यानी बेचने वाले के ज़िम्मे ये है कि जैसी चीज़ को डिस्क्राइब किया है वैसा जो है लेकर आए और मुद्दत मालूम और मुकर्रर हो, यानी डिलीवरी का टाइम वो फिक्स्ड हो, वो मालूम और वो मुकर्रर हो। अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच द प्राइस ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड आइटम, यानी वो आइटम की पूरी चीज़ें क्लियरली डिफाइन की हुई है, इज पेड इन एडवांस एट द प्लेस ऑफ कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सोल्ड आइटम्स इज़ टू बी रिसीव्ड लेटर। इसकी कुरान और सुन्नत में भी इजाज़त दी गई है। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 282 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 282 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा, ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज़ लो, फ़क्तुबू तो उसको लिख लो। इसका जो है कुरान में इसकी इजाज़त दी गई है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मैं शहादत देता हूँ कि बे-सलफ़ यानी बे-सलम जिसकी ज़िम्मेदारी एक मुकर्रर मुद्दत के लिए होती है, अल्लाह ताला ने इसको हलाल करार दिया है और इसकी इजाज़त दी है। इब्ने अब्बास ये भी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीने के लोग 2 साल या 3 साल के लिए फलों की बे-सलम करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे-सलम के बारे में फरमाया है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स किसी सामान में बे-सलम करता है तो वो मुअय्यन नाप और मुकर्रर वज़न में एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए बे-सलम करे। Whoever pays in advance the price of a thing to be delivered later should pay it for a specified measure at a specified weight for a specified period। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कौन सी 3 चीज़ें बताई है कि स्पेसिफाइड मेजर, तो वो कितना वज़न का होना चाहिए, या फिर अगर माप तोल में है तो कितना उसका मेजरमेंट है वो
फिक्स होनी चाहिए। स्पेसिफाइड वेट और स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कब उसकी डिलीवरी होगी वो भी जो है मालूम होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत माशरे में है बिकॉज़ एक पार्टी को पैसे की ज़रूरत हो सकती है और दूसरे पार्टी को चीपर प्राइस पे गारंटी ऑफ डिलीवरी की ज़रूरत हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ आपको। एक फार्मर है, उसके पास पैसे नहीं है खेती के लिए, ठीक है, उसको कॉटन ग्रो करना है, और एक फैक्ट्री है जिसको कॉटन की ज़रूरत है, जिसे उगने के लिए टाइम लगेगा, और फार्मर और वो कंपनी या फैक्ट्री ओनर के बीच में बै सलम का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ आई बात? यानी किसी को जो है सामान लाने के लिए क्योंकि हर किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट का, तो हर किसी के पास जो है वो तो नहीं होता है ना। अब फैक्ट्री अपना ख़ुद तो इतना बड़ा जो उसका रिक्वायरमेंट है वो ख़ुद तो नहीं बना सकती, और जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है उसके पास इतना पैसा होना ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ह्यूज स्केल के ऊपर जो है कोई चीज़ का प्रोडक्शन करे या कोई चीज़ उसको अवेलेबल करे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बै सलम को क्या किया है? जायज़ करार दिया है। लेकिन इसकी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इस हदीस से पता चलता है कि क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी आपको कैसा है, क्या है, क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिकेशन जो है सब देनी चाहिए, माइन्यूट डिटेल। जैसे अगर कपड़ा भी है तो उसका कलर, उसका वो हर चीज़ जो है उसकी माइन्यूट डिटेल जो है देनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई जेनरिक आइटम या जनरल चीज़ के लिए हो सकती है, कोई स्पेसिफिक आइटम के लिए नहीं हो सकती है। जैसे ये हो सकता है कि मैं इतने किलो आम जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, और फुला जो है उसकी डिस्क्रिप्शन यानी फुला उसका लेकर आऊँगा, यानी फुला क्वालिटी का लेकर आऊँगा। या आम में भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे हिमायत है तो मैं हिमायत के 10 किलो आम, तो डिस्क्रिप्शन हो गई, आम हो गई। लेकिन जनरल ये चीज़ हो सकती है, स्पेसिफिक कैसे नहीं? मैं फुला खेत का ही लाऊंगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है वो खेत उतना प्रोड्यूस करे या नहीं करे। तो उतनी स्पेसिफिक नहीं, लेकिन जनरल उसकी डिस्क्रिप्शन जो है होनी चाहिए। क्वालिटी क्लियरली गिवन होनी चाहिए, यानी कौन सी ग्रेड की क्वालिटी। जैसे मैं अभी आम आपको बताई, तो आम में कौन सा जो है क्या कहते हैं अपने क्वालिटी का होगा, कौन से उसका होगा, कौन से टाइप का होगा, वो सब कुछ। उसी तरह चावल है तो बासमती होगा, सोना मसूरी होगा, कौन सी क्वालिटी का होगा वो क्लियरली नोन होना चाहिए। उसी तरह खजूर है तो अजवा खजूर होंगे या सुकरी होंगे या कलीमा होंगे, वो क्लियरली जो है उसकी जो है क्वालिटी बतानी चाहिए। देन क्वांटिटी ऑल्सो मस्ट बी नोन। तो बै सलम में क्वांटिटी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मेजर वेट को स्पेसिफाई किया है इस हदीस में, तो क्वांटिटी जो है मालूम होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर कि 100 किलो होंगे, 1 टन होगा, 1 कुंटल होगा, या 30 मीटर होंगे, जो भी मेजर उसका है वो क्लियरली होनी चाहिए। डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी मस्ट बी क्लियर। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट शुड बी क्लियरली नोन टू द बायर एंड सेलर कि ये जो डिलीवरी है सामान की वो कब होगी। प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट ऑल्सो बी क्लियर। तो बायर और सेलर के बीच में कहाँ डिलीवर होगा ये प्लेस क्लियर होना चाहिए। द प्राइस ऑफ द डिलीवरी मस्ट बी वेरी क्लियर एंड मेथड शुड बी नोन। यानी अब आप प्राइस क्योंकि एडवांस में हो रहा है, इट शुड बी वेरी क्लियर। बाद में ये होना चाहिए तो सिर्फ एडवांस था, अभी और देना है। बाद में ये नहीं होना चाहिए अब तो रेट्स बढ़ गए, अब मैं जो है ज़्यादा नहीं, पहले एडवांस पेमेंट हुआ था तो जो चीज़ जो उसके ऊपर प्राइस के ऊपर जो है फिक्स हुआ था वही होगा। अब डिलीवरी 6 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद जो है सेलर आप माइंड नहीं चेंज कर सकते कि 6 महीने में हालात चेंज हो गए, कंडीशन चेंज हो गई, ये नहीं हो सकता। या फिर बायर भी ऐसे हो सकता है मार्केट प्राइस गिर जाए या कुछ भी हो जाए या हालात जो है बदल जाए, तो बायर भी वो नहीं कर सकता और सेलर भी नहीं। जो प्राइस के ऊपर फिक्स हुआ था वही प्राइस जो है रहेगा।
द बायर शुड पे द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। बै सलम में क्या है, पूरा फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिलीवरी जो है बाद में होगी। और एंटायर डील, जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में हम लोग लिए थे कि फक्तबू, अल्लाह ताला ने कहा लिख लो, तो एंटायर डील की डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ के पास जो है एक एक डॉक्यूमेंट की कॉपी होना चाहिए। और बायर जो है जो कमोडिटी है उसको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जब तक नहीं होता, यानी बायर जब तक जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी नहीं होता तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, उसको फिर से बेच नहीं सकता है, क्योंकि ये बै सलम है। सेलर ने पेमेंट ले ली, डिलीवरी बाद में है। अब बायर के पास कमोडिटी नहीं है, वो जो है अभी उसका जो है क्या नहीं हुआ, उसके कब्ज़े में वो चीज़ नहीं है, उसके पोजेशन में वो चीज़ नहीं है, तो बायर अब वो चीज़ को दूसरी डील में बेच नहीं सकता है जब तक वो लेना ले। और सेलिंग के बाकी जो कंडीशंस थे जो हम पहले पढ़े, वो सारे भी जो है इसके ऊपर होंगे। और जो चीज़ बेची जा रही है तो टाइम ऑफ डिलीवरी क्योंकि पता होनी चाहिए, तो ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जब डिलीवरी इम्पॉसिबल है। जैसे आप को पता है मैंगोज़ कब आते हैं, समर सीज़न में आते हैं, तो यू कैन नॉट से कि आई विल डिलीवर इट इन दिसंबर और इन विंटर सीज़न, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ ना हो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर बताई कि पेन की डिलीवरी के ऊपर बैस सलम हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पेन के ऊपर नहीं हो सकता कि ये पेन मैं आपको स्पेसिफिकली ये ला के दूँगी, ये घर या ये बुक, कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जो है बैस सलम नहीं हो सकता, बट कोई जनरल चीज़ के ऊपर हो सकता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ डैमेज हो सकती है या फिर जो है ख़राब हो सकती है या नुकसान हो सकता है स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर। तो और बै सलम के जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है कि इट शुड गेट रेडी टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी और इजी हो बायर एंड सेलर, इसलिए जो है बै सलम को अल्लाह ताला ने जायज़ रखा है। तो ये पर्पस जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। पर्टिकुलरली कोई चीज़ अगर, यानी इसीलिए स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बै सलम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक घर है, ठीक है, वो घर पर्सन ए का है, समझिए आप, ठीक है, बी और सी क्या करेंगे, बै सलम कर लेंगे कि बी कहेगा कि मैं वो ए से ख़रीद के तुमको दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ए जो है अपना एक तो हो सकता है घर बेचे ही नहीं, अगर बेचने का इरादा रखा था और बी के सामने बोला था तो वो इरादा अपना चेंज कर सकता है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बै सलम जो है नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी एंड टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी नोन। अब अगर सेलर किसी वजह से डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर जो है डिलीवर नहीं करता है, तो फिर बायर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो वेट करे या फिर अपने डील को और अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस करे, यानी कैंसिल कर दे, और फिर बायर के पास पूरा हक़ है कि वो अपने पूरे पैसे, पूरा जो पेमेंट है वो वापस ले ले। और सेलर को चाहिए कि, अपने बेचने वाले को चाहिए कि अगर वो डिलीवरी नहीं कर पाता है चीज़ की तो फिर पूरा पैसा जो है वापस कर दे विदाउट एनी डिडक्शन। ये जो है हम पहले भी लिए थे। बै सलम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि बै सलम गोल्ड पर नहीं किया जा सकता, सिल्वर पर नहीं किया जा सकता, करेंसी पर या मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों की डिलीवरी जो है क्या कब करना है, या फिर इन चीज़ों का सेल का कॉन्ट्रैक्ट तब का तब जब भी होना है, इन वन सिटिंग, हैंड टू हैंड, इन द सेम मीटिंग, आमने सामने, दस्त बदस्त, वो हम पहले ले चुके हैं। बै सलम में कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं रहना है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी या चीज़ के डिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज़ जो है अनक्लियर नहीं रहना है। और कमोडिटी यूजुअली मार्केट में अवेलेबल रहना है। जैसे अभी हम ये अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बायर ग्रो नहीं कर, सेलर ग्रो नहीं कर रहा, तो फिर वो जैसे वो कह रहा है कि ठीक है मैं इतने थान कपड़े ला कर दूंगा, तो यूजुअली जो है वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए या फिर उसकी डिलीवरी पॉसिबल होना चाहिए। यानी कोई ऐसी चीज़ डिस्क्राइब कर दिया आप जो मार्केट में अवेलेबल होना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ के ऊपर बै सलम नहीं हो सकता है। सेलर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरर ही हो या ख़ुद
प्रोड्यूस करता हो, लेकिन एजेंट भी जो है बैज सलम कर सकता है। यानी बीच में एजेंट ये कह सकता है कि ठीक है मैं तुमको वाइट कपड़े के इतने थान ला कर दूंगा, उस पर एडवांस पेमेंट लेकर जो है वो क्या कर सकता है, जाता है मार्केट में ढूंढता है और जैसी चीज़ डिस्क्राइब है वो चीज़ जो है ख़रीद कर लाकर फिर जो है बेच सकता है। और बायर जो है सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ ले सकता है ताकि सेलर भागे ना। आइटम्स जिसकी यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे, क्योंकि हर आइटम की डिफरेंट प्राइस होगा, तो आइटम जिसके यूनिक एट्रीब्यूट्स है वो उसके ऊपर बैज सलम नहीं की जा सकती है। जैसे गोश्त के ऊपर तो की जा सकती है, 10 किलो गोश्त मैं ला कर दूंगा, लेकिन यूनिक एट्रीब्यूट जैसे जानवर है, हर जानवर डिफरेंट होता है, उसका वेट डिफरेंट होता है, उसकी जो है ख़ासियतें डिफरेंट होती है और उस हर एनिमल का प्राइस डिफरेंट होता है। जैसे आप बकरीद है, बकरीद में जानवर जब जाके ख़रीदते हैं तो फिर क्या होता है, हर जानवर डिफरेंट होता है, हर एक जानवर का प्राइस डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ों की यूनिक एट्रीब्यूट्स होती हैं वो उसके ऊपर बैज सलम नहीं की जा सकती। जैसे डायमंड है, हर डायमंड आप देखें उसका साइज़ के हिसाब से, उसके कैरेट्स के हिसाब से एवरी सिंगल पीस ऑफ डायमंड का जो है डिफरेंट होता है, उसी तरह प्राइस डिफरेंट होता है। उसी तरह प्रेशियस स्टोन्स है, उसी तरह जो है घर है, घर में कोई ज़मीन जो है ज़्यादा होती है, कोई ज़मीन जो है कम होती है, कि हर एक की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है। या कोई पर्टिकुलर बाग है, तो कोई जो है ऐसी चीज़ जिसकी एट्रीब्यूट्स एकदम यूनिक होती हैं तो उनके ऊपर बैज सलम नहीं हो सकता है। एक और चीज़ इसमें यह है कि क्या बैज सलम छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकती है या फिर सिर्फ बड़ी चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। यानी छोटी छोटी चीज़ें जो अभी हम ले सकते हैं और इमीडिएटली जो है जाकर मार्केट में ख़रीदी जा सकती है, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो पोजेशन मिले और उसके बाद बेचे या फिर वो एजेंट बनकर बेचे। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मोस्टली एक्सेप्टेड ओपिनियन ये है कि बैज सलम सिर्फ उन चीज़ों पर की जा सकती है जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है एंड ह्यूज सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स और ह्यूज सप्लाई जो है बैज सलम के बिना पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसके लिए जो है सेलर बैज सलम नहीं कर सकता है, उसको चाहिए कि वो या तो पोजेशन में ले या तो फिर एज एन एजेंट जो है काम करे। आई होप दिस इज़ क्लियर।